जावा सीखने के लिए हमारे चैनल लर्न कोडिंग को सब्सक्राइब करें। आज के इस वीडियो में हम आपको मल्टी थ्रेडिंग में ये बताएंगे कि स्टैटिक सिंक्रोनाइजेशन कॉन्सेप्ट को क्यों लाया गया। सिंक्रोनाइजेशन में ऐसा क्या प्रॉब्लम था कि स्टैटिक सिंक्रोनाइजेशन लाया गया। तो स्टार्टिंग करते हैं हम नॉर्मल मल्टी थ्रेडिंग से कि मल्टी थ्रेडिंग में स्टार्ट जब हम किए थे कॉन्सेप्ट पढ़ाना आपको, तो स्टार्टिंग में क्या प्रॉब्लम था। देखो, एक ऑब्जेक्ट है, अगर इस एक ऑब्जेक्ट के पास 3 थ्रेड है T1 T2 T3, तो अगर ये हमारा नॉर्मल मेथड रहेगा वॉइड इनपुट, तो ये तीनों थ्रेड क्या होगा, सेम टाइम में इस मेथड के अंदर एंटर करेंगे। तो जब रिसोर्स हमारे पास एक सिंगल रिसोर्स हो और उस सिंगल रिसोर्स को मल्टीपल थ्रेड सेम टाइम में एक्सेस करें, मान लो ये हमारा रिसोर्स हो, तो देखो इस रिसोर्स को एक्सेस करने के लिए मल्टीपल थ्रेड्स सेम टाइम में आ रहे हैं, तो इससे क्या होता है, हमें करप्टेड डेटा शो होता है। इसका हम प्रोग्राम बना के आपको दिखाएंगे कि कैसे करप्टेड डेटा शो होता है। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है सिंक्रोनाइजेशन। तो सिंक्रोनाइजेशन में क्या होता है कि जैसे यहाँ पे देखो हमारे पास सेम ऑब्जेक्ट है और इसी ऑब्जेक्ट के पास 3 थ्रेड है, तो अभी क्या होगा, ये तीनों थ्रेड यहाँ पे आएंगे, ठीक है, सिंक्रोनाइज एरिया के पास आएंगे, लेकिन इस मेथड के अंदर एट अ टाइम एक थ्रेड ही एंटर करेगा और इस रिसोर्स को एक्सेस करेगा। जब हमारे पास एक सिंगल रिसोर्स हो और मल्टीपल थ्रेड्स उस रिसोर्स को एक्सेस करने आते हैं सेम टाइम में, तो करप्टेड डेटा शो होता है। तो उस प्रॉब्लम से बचने के लिए हम क्या करते हैं, सिंक्रोनाइजेशन का यूज़ करते हैं। हम मेथड को या फिर ब्लॉक को सिंक्रोनाइज्ड कर देते हैं, तो उससे क्या होता है कि सिंक्रोनाइज्ड एरिया में एक समय में एक थ्रेड ही एंटर करता है और हम करप्टेड डेटा पाने से बच जाते हैं। तो ये नॉर्मल मल्टी थ्रेडिंग का सॉल्यूशन हुआ सिंक्रोनाइजेशन। और आपको बता दूं, जावा में एक ऑब्जेक्ट के पास एक लॉक ही होता है, तो यहाँ पे एक लॉक है ऑब्जेक्ट ओबीजे के पास, इसीलिए एक बार में एक थ्रेड ही एंटर कर रहा। तो अभी इस सिंक्रोनाइजेशन ब्लॉक में क्या प्रॉब्लम था आपको ये बता देता हूँ। मान लो हमारे पास 2 ऑब्जेक्ट है, एक है OBJ1, इसके पास 2 थ्रेड है, और एक है OBJ2, इसके पास भी 2 थ्रेड है। तो अभी क्या होगा, इस ऑब्जेक्ट के पास एक लॉक है, तो इसका एक थ्रेड एंटर करेगा सिंक्रोनाइज्ड एरिया में, और इस ऑब्जेक्ट के पास भी एक लॉक है, तो इसका भी एक थ्रेड एंटर करेगा सिंक्रोनाइज्ड एरिया में। तो अभी देखो गाइस, यहाँ पे हमारे पास सिंक्रोनाइज्ड एरिया में एक रिसोर्स है और उस एक रिसोर्स को एक्सेस करने के लिए 2 थ्रेड आ गए सेम टाइम में, भले वो किसी भी तरीके से आए। 2 थ्रेड इसलिए आ गए सिंक्रोनाइज एरिया में क्योंकि इस ऑब्जेक्ट का एक थ्रेड आया, कोई भी थ्रेड जा सकता है, और इस ऑब्जेक्ट का भी एक थ्रेड आ गया यहाँ पे। तो सिंक्रोनाइज्ड एरिया में एक थ्रेड ही एट अ टाइम एंटर करके रिसोर्स को एक्सेस करता है, लेकिन यहाँ पे तो देखो प्रॉब्लम आ गया, 2 थ्रेड सिंक्रोनाइज एरिया में एंटर कर रहे और रिसोर्स को एक्सेस कर रहे। तो अभी क्या होगा, जिस तरह से नॉर्मल मल्टी थ्रेडिंग में हमें करप्टेड डेटा मिल रहा था, अभी सिंक्रोनाइज होने के बाद भी हमें सेम वही करप्टेड डेटा शो होगा। तो चलिए हम इसी कॉन्सेप्ट को आपको प्रोग्राम के ज़रिए प्रूव करके देते हैं कि कैसे करप्टेड डेटा आता है नॉर्मल मल्टी थ्रेडिंग में। तो उसका सॉल्यूशन होता है हमारा ये सिंक्रोनाइजेशन। उसके बाद जब इस सिंक्रोनाइजेशन में करप्टेड डेटा आता है तो उसका सॉल्यूशन कैसे होता है हमारा, उस चीज़ को हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले प्रॉब्लम सॉल्यूशन हम देख लेते हैं नॉर्मल मल्टी थ्रेडिंग टू सिंक्रोनाइज्ड मल्टी थ्रेडिंग तक। प्रोग्राम में आप देख सकते हैं हमने बैंक नाम का एक क्लास बनाया है और हमने इसमें सुपर क्लास थ्रेड को एक्सटेंड किया हुआ है। हमारे पास एक और कस्टमर नाम का क्लास है जिसमें मेन मेथड है। इसमें हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, थ्रेड बनाएंगे, इन सभी काम को करेंगे। लेकिन थ्रेड को डिफाइन करने का जो लॉजिक है इस बैंक क्लास के अंदर रहेगा। तो फटाफट हम प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। आप देखो हमने 2 वेरिएबल बनाए हैं। एक हो गया बैलेंस नाम का, इसमें 5000 है, मतलब हमारे बैंक में 5000 अमाउंट है, और दूसरा वेरिएबल है विथड्रॉ, मतलब हम पैसे निकाल सकते हैं। इसके बाद हम क्या किए हैं, बैंक क्लास का कंस्ट्रक्टर बनाए हैं। विथड्रॉ वेरिएबल को हम एज अ पैरामीटर पास कर रहे हैं यहाँ पे, और विथड्रॉ की वैल्यू को विथड्रॉ में ही हम असाइन कर रहे हैं, इसीलिए हमने दिस डॉट विथड्रॉ लिखा है यहाँ पे। अब आगे देखो, हमने थ्रेड क्लास का एक मेथड होता है रन मेथड, तो रन मेथड को हमने यहाँ पे ओवरराइड किया हुआ है। रन मेथड में हमने क्या किया है, सबसे पहले तो अगर विथड्रॉ का अमाउंट हमारे बैंक बैलेंस से कम या फिर उसके बराबर रहेगा तो हम विथड्रॉ कर पाएंगे। तो यहाँ पे उस यूज़र का नेम रिटर्न होगा जो बैलेंस विथड्रॉ कर रहा, तो उसका नेम कैसे आएगा,
थ्रेड क्लास के पास करंट थ्रेड एक मेथड होता है, तो जो भी पैसे को विड्रॉ करेगा उसका हमें नेम चाहिए, तो गेट नेम मेथड उसका नेम देगा। तो नेम हम इस वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं और इसी वेरिएबल को हम यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं। उसके बाद बैलेंस विड्रॉ होने के बाद हमारे टोटल बैलेंस से हमारा विड्रॉइंग बैलेंस माइनस होगा, उसके बाद हमारा करंट बैलेंस अपडेट होगा। अगर मान लो हमारा विड्रॉ का अमाउंट हमारे बैंक बैलेंस से ज़्यादा है, तब हम एल्स पार्ट में जाएंगे और इनसफिशिएंट बैलेंस हमें बोलेगा कि आप पैसे नहीं निकाल सकते। तो ये हो गया थ्रेड डिफाइन हमने किया है रन मेथड में, और बाकी का लॉजिक यहाँ पे है। अभी हम चलते हैं कस्टमर क्लास में, और सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने क्लास बैंक का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे ओबीजे नाम का। तो यहाँ पे न्यू, उसके बाद क्या लिखना है हमें, बैंक, और यहाँ पे मैं एक अमाउंट पास कर रहा हूँ 5000। तो ये 5000 अमाउंट कहाँ जाएगा, ये डायरेक्ट इस विड्रॉ वेरिएबल में आएगा यहाँ पे। इसका मतलब विड्रॉ का वैल्यू कितना हो चुका है, विड्रॉ वेरिएबल का वैल्यू भी हो चुका है 5000 रुपीज़। यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। अभी हमारे पास देखो बैंक क्लास का एक ऑब्जेक्ट है, तो इस ओबीजे के पास एक लॉक है। यहाँ पे लिख देता हूँ ओबीजे हैज़ 1 लॉक, ठीक है, ताकि आपको हम समझा सके, कोई कंफ्यूजन ना हो। अब हम क्या करें, थ्रेड क्लास की मदद से थ्रेड बना लेते हैं। तो T1 नाम का एक थ्रेड हम बना रहे हैं, न्यू थ्रेड, और इसी तरह से हम एक और थ्रेड बना लेते हैं T2 नाम का। तो ये हमने 2 थ्रेड बनाए हैं। तो हम क्या करेंगे, इस ऑब्जेक्ट को एज अ पैरामीटर यहाँ पे पास करेंगे, ठीक है। तो देखो हमारे पास एक ही ऑब्जेक्ट है, ओबीजे के पास एक लॉक है, और इसी एक सिंगल लॉक में हमने क्या किया, दोनों थ्रेड को असाइन किया हुआ, मतलब एक लॉक में 2 थ्रेड अभी असाइन है। ओबीजे के पास 2 थ्रेड है, T1 T2। तो हम T1 और T2 का नेम सेट कर देते हैं सेट नेम मेथड की मदद से, तभी तो गेट नेम मेथड हमें नेम देगा। पहला का नेम हम रख देते हैं राजू, T1 का नेम, और हम T2 का नेम इसी तरह से सेट नेम मेथड यूज़ करके सेट कर सकते हैं। T2 का नेम हम क्या रख रहे हैं, T2 का नेम हम रख रहे हैं सुनीता, ठीक है। तो आप कंसीडर करो कि ये राजू और सुनीता हस्बैंड वाइफ है, और इनका बैंक में जॉइंट अकाउंट है। तो जॉइंट अकाउंट में हस्बैंड वाइफ दोनों बैलेंस को विड्रॉ कर सकते हैं, डिपॉजिट कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये जॉइंट अकाउंट है। अब हम क्या करेंगे, अपने थ्रेड को स्टार्ट करेंगे। तो T1 डॉट स्टार्ट, उसके बाद T2 डॉट स्टार्ट। स्टार्ट थ्रेड क्लास का मेथड है, ये थ्रेड को स्टार्ट करने के साथ साथ इस रन मेथड को कॉल भी करता है, जहाँ पे हमने थ्रेड को टास्क दिया हुआ है कि थ्रेड को क्या काम करना है। तो हमारा ये प्रोग्राम रेडी है। सबसे पहले हम आपको अपने इस प्रोग्राम का रिजल्ट दिखाएंगे कि इसका क्या रिजल्ट आता है। अभी हम प्रोग्राम को अपने कंपाइल करते हैं सबसे पहले। तो ये कंपाइल हो गया, अब हम इसे रन कर रहे हैं। तो यहाँ पे रिजल्ट देखो, सुनीता विड्रॉन मनी, राजू विड्रॉन मनी, ये दोनों पैसे निकाल लिए हैं। तो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, मेरे बैंक में टोटल बैलेंस है 5000 और हमारा विड्रॉइंग अमाउंट भी है 5000, और एक ऑब्जेक्ट के पास 2 लॉक है T1 T2, ठीक है। ओबीजे के पास 2 थ्रेड है T1 T2, और ओबीजे के पास एक लॉक है। तो एक लॉक में 2 थ्रेड सेम टाइम में रन मेथड के अंदर घुसे, और हमारे पास एक सिंगल रिसोर्स था 5000 अमाउंट। तो सेम टाइम में दोनों ने एंटर करा, तो दोनों को बोल रहा कि दोनों ने मनी विड्रॉ कर लिया। तो ये जो रिजल्ट हमें यहाँ पे शो हो रहा है, ये करप्टेड डेटा है, क्योंकि 5000 अमाउंट को 2 पर्सन सेम टाइम में भी अगर विड्रॉ करेंगे तो 5-5000 विड्रॉ नहीं होना चाहिए। एक निकाल रहा है तो दूसरे के लिए बोल देना चाहिए इनसफिशिएंट बैलेंस, क्योंकि हमने यहाँ पे बैलेंस माइनस भी किया है। तो यही तो मल्टी थ्रेडिंग का प्रॉब्लम है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, इसका सिंपल सा सॉल्यूशन है सिंक्रोनाइज्ड। अगर हम मेथड को सिंक्रोनाइज्ड कर देते हैं तो इसमें क्या होगा, अभी हमें सही रिजल्ट मिलेगा। हम कंपाइल किए और रन किए, तो देखो राजू विड्रॉन मनी, मतलब राजू ने 5000 निकाल लिए। उसके बाद इनसफिशिएंट बैलेंस बोल रहा सुनीता के लिए। तो ये क्यों बोल रहा, चलिए हम आपको ड्राई रन करके समझाते हैं। मेरे बैंक का अमाउंट कितना है, 5000 मेरे बैंक में पैसे हैं, विड्रॉ अमाउंट भी 5000 है। तो अभी हमारा मेथड सिंक्रोनाइज्ड है, तो इस मेथड के अंदर या तो T1 थ्रेड एंटर करेगा या फिर T2 एंटर करेगा, ठीक है। मान लो T1 एंटर करा, तो T1 का नेम क्या है, T1 का नेम है राजू। मान लो राजू एंटर करा,
राजू देखा कि राजू का विड्रॉइंग अमाउंट क्या है, राजू कितने पैसे निकालना चाहता है, 5000 लेस देन इक्वल 5000 है, कंडीशन ट्रू। जैसे ही कंडीशन ट्रू हुआ राजू ने पैसे निकाल लिए। उसके बाद जब राजू पैसे निकाल लिया तो हमारा बैंक बैलेंस से क्या हो गया, हमारा विड्रॉइंग अमाउंट हमें क्या करना है, माइनस करना है। तो अभी हमारे बैंक अकाउंट में कितने पैसे बचे, 0 रुपया बचा। तो अभी हमारा बैलेंस हो गया 0। तो फिर से कंडीशन देखेगा इफ में, क्या हमारा 5000 लेस देन इक्वल टू 0 है, क्योंकि अभी बैंक का बैलेंस हमारा 0 है। तो कंडीशन फॉल्स हुआ। इस बार अभी कंडीशन फॉल्स हो गया तो क्या हुआ, ये इफ एग्जीक्यूट नहीं करेगा, हम एल्स में आएंगे। यहाँ पे बोल रहा है इनसफिशियंट बैलेंस। तो इनसफिशियंट बैलेंस ये इसलिए बोल रहा कि राजू के पैसे निकालने के बाद हमारा T2 थ्रेड एंटर करा इस सिंक्रोनाइज्ड मेथड के अंदर। तो T2 थ्रेड जब एंटर करा तो बैंक में 1 रुपया भी पैसा नहीं था। तो सुनीता यानी T2 को क्या बोल रहा है, इनसफिशियंट बैलेंस, आपके हस्बैंड ने पैसा निकाल लिया, अभी बैंक में पैसा नहीं है। तो ये सिंक्रोनाइज्ड था सॉल्यूशन हमारे नॉर्मल मल्टी थ्रेडिंग का। लेकिन अभी इस सिंक्रोनाइज्ड में भी एक प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम क्या है, चलिए सबसे पहले हम आपको वो दिखा देते हैं प्रॉब्लम। मान लो यहाँ पे ना हम क्या करते हैं, एक और ऑब्जेक्ट बनाते हैं। हम अपने बैंक क्लास का obj2 नाम का ऑब्जेक्ट बनाए, विड्रॉइंग अमाउंट 5000 ही रहेगा। obj2 के पास भी एक लॉक है। अभी यहाँ थ्रेड का नाम हम T3 कर देते हैं, इसका नाम T4 कर देते हैं। ये obj2 का लॉक लेंगे, दोनों थ्रेड एक लॉक पे हैं, T3 T4। T3 का भी नाम सेट कर देते हैं कुछ भी। प्रोग्राम रियल लाइफ से रिलेटेड है तो आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। T3 का नाम हो गया राहुल, T4 का नेम हो गया अनीता। ठीक है, अभी इन दोनों की तरह उन दोनों थ्रेड को भी स्टार्ट कर देते हैं स्टार्ट मेथड की मदद से। यहाँ पे क्या करेंगे, T3 डॉट स्टार्ट, उसके बाद T4 डॉट स्टार्ट। अभी आपको पता चलेगा सिंक्रोनाइज्ड का क्या एडवांटेज या डिसएडवांटेज है। अभी मेथड सिंक्रोनाइज्ड है, फिर भी हमें पहले के जैसा करप्टेड डेटा मिलेगा इस तरह का। ये देखो, राजू विड्रॉन मनी, राहुल विड्रॉन मनी। बैंक में टोटल 5000 बैलेंस है। तो कौन कौन पैसे निकाल लिया, पहले वाले ऑब्जेक्ट का जो पहला थ्रेड है राजू, इसने पैसा निकाला, इसने 5000 निकाल लिया। उसके बाद दूसरे वाले ऑब्जेक्ट का जो पहला थ्रेड है राहुल, इसने भी क्या किया, 5000 निकाला। तो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, बैंक में 5000 है तो 5-5 दो इंसान कैसे निकाल सकते हैं। तो ये करप्टेड डेटा शो कर रहा हमें यहाँ पे सिंक्रोनाइज्ड होने के बाद भी। तो ये नहीं होना चाहिए। अभी इस बार क्या हुआ ना, ओबीजे के पास एक लॉक है, एक लॉक में 2 थ्रेड यहाँ पे आया। तो T1 T2 में से मान लो कोई एक अंदर घुसा, मान लो यहाँ पे T1 अंदर घुसा। उसके बाद इस ऑब्जेक्ट के पास भी एक लॉक है। तो T3 T4 में से इन दोनों में से भी कोई एक थ्रेड अभी अंदर घुसा है, या तो T3 आया है या T4 आया। तो मान लो T3 आया, तो 2 ऑब्जेक्ट है तो 2 लॉक है, तो दोनों लॉक, पहले ऑब्जेक्ट का एक थ्रेड, दूसरे ऑब्जेक्ट का एक थ्रेड। तो मल्टीपल थ्रेड यहाँ पे एंटर कर गए सिंक्रोनाइज्ड एरिया में, इसीलिए फिर से हमें क्या बोल रहा, करप्टेड डेटा। तो अभी इसका सॉल्यूशन क्या है, चलिए पहले आपको कॉन्सेप्ट समझाते हैं, फिर प्रोग्राम के जरिए उससे भी डिस्कस कर लेंगे। अगर हमारे पास सिंक्रोनाइजेशन कॉन्सेप्ट होने के बाद भी मल्टीपल ऑब्जेक्ट से, एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट है तो हमें उसमें प्रॉब्लम होता है। तो उसका सॉल्यूशन क्या है, एज वी नो एवरी ऑब्जेक्ट हैज़ अ लॉक इन जावा। जैसा कि हम जानते हैं कि जावा में जितने भी ऑब्जेक्ट होते हैं उनके पास एक लॉक होता है। एंड दिस लॉक कैन बी गिवन टू ओनली 1 थ्रेड एट अ टाइम। और ये जो लॉक होता है वो केवल एक थ्रेड को ही एट अ टाइम दिया जाता है। बट इफ़ वी हैव मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स देन वी कैन ऑल्सो हैव मल्टीपल लॉक्स। लेकिन अगर हमारे पास एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट है तो जितने ऑब्जेक्ट होंगे उतना लॉक भी होगा हमारे पास। एंड दिस लॉक कैन बी गिवन टू मल्टीपल थ्रेड्स। तो जब मल्टीपल लॉक्स होंगे तो मल्टीपल थ्रेड्स को दिया जाएगा। तो मल्टीपल थ्रेड्स सिंक्रोनाइज्ड एरिया में घुसेंगे और हमें करप्टेड डेटा देगा। तो उसका सॉल्यूशन क्या है, सो अगेन वी विल गेट करप्टेड डेटा इवन इन द सिंक्रोनाइज्ड एरिया। सिंक्रोनाइज्ड होने के बाद भी हमें करप्टेड डेटा मिलता है। तो एग्जांपल में देखो, एक ऑब्जेक्ट रहेगा एक लॉक रहेगा, 2 ऑब्जेक्ट रहेगा तो 2 लॉक रहेगा, इसी तरह 10 ऑब्जेक्ट रहेगा तो 10 लॉक रहेगा।
तो यहाँ पे देखो हमारे पास दो ऑब्जेक्ट है obj1 obj2, तो इसका मतलब यहाँ पे दो लॉक है। एक हो गया इस obj1 के पास 10 थ्रेड भी हो सकते हैं, मैंने सिर्फ 2 थ्रेड ही बनाया है, तो इसके पास एक लॉक है, तो एक लॉक यहाँ पे रहेगा, एक थ्रेड इसका आएगा, और इसके पास भी एक लॉक है तो इसका भी एक थ्रेड यहाँ पे आएगा। लेकिन अगर इस इनपुट मेथड को हम सिंक्रोनाइज के साथ साथ स्टैटिक बना देते हैं तो इससे क्या होता है, ये जो लॉक होता है ना, ये लॉक ऑब्जेक्ट पे ना आके क्लास लेवल के लिए बनता है। अभी देखो ऑब्जेक्ट लेवल पे लॉक एलोकेट हो रहा है, इस ऑब्जेक्ट के पास एक लॉक है, इसके पास एक लॉक है, तो अभी स्टैटिक बना देने से क्या होगा, जैसे ये क्लास ए है और इसके पास दो ऑब्जेक्ट है obj1 obj2, तो अभी ना इन दोनों के लिए एक एक लॉक नहीं बनेगा, यहाँ पे क्लास के लिए एक लॉक बनेगा, क्लास ए के लिए एक सिंगल लॉक बनेगा, और इसी क्लास ए के पास एक सिंगल लॉक होने के चलते कोई भी एक थ्रेड इस एरिया में एंटर करेगा इस रिसोर्स को एक्सेस करने के लिए। और जब भी कोई भी स्टैटिक मेंबर होता है तो स्टैटिक मेंबर को ऑब्जेक्ट से कोई मतलब नहीं होता, वो डायरेक्ट क्लास से डील करते हैं, क्लास से कॉल हो जाते हैं। तो यहाँ पे अगर लॉक क्लास को मिलेगा तो क्लास एक ही है तो एक ही लॉक हमारे पास रहेगा, तो एक बार में एक थ्रेड ही हमारे इस सिंक्रोनाइज्ड एरिया में एंटर करेगा और हमारे रिसोर्स को एक्सेस करेगा। तो जब भी हम किसी भी मेथड या ब्लॉक को सिंक्रोनाइज बनाते हैं, इसका मतलब एक थ्रेड का एग्जीक्यूशन हम चाहते हैं एक समय में। तो चलिए, जो करप्टेड डेटा हमें सिंक्रोनाइज्ड एरिया में मिल रहा था, स्टैटिक बना देने से कैसे उसका सॉल्यूशन होता है, कैसे अब हमें करेक्ट डेटा मिलेगा, करप्टेड डेटा नहीं मिलेगा, प्रोग्राम के जरिए इसे भी देख लेते हैं। अगर हम इस सिंक्रोनाइज्ड मेथड को स्टैटिक बना दें तो हमारा सारा प्रॉब्लम सॉल्यूशन हो जाएगा। मल्टी थ्रेडिंग में जो भी करप्टेड डेटा आता है, जो भी प्रॉब्लम होता है, उन सभी का सॉल्यूशन यहाँ पे कंप्लीट है स्टैटिक सिंक्रोनाइज्ड। देखो हमारे पास एक ही रिसोर्स है, 5000 हमारा सिंगल रिसोर्स है। अगर सिंगल रिसोर्स में एक समय में मल्टीपल थ्रेड झपटेंगे उसे एक्सेस करने के लिए तो करप्टेड डेटा देगा ही, लेकिन अभी मेथड सिंक्रोनाइज्ड है तो अभी कोई करप्टेड डेटा नहीं आएगा। अभी हमारे पास टोटल कितना थ्रेड है, अभी हमारे पास टोटल 4 थ्रेड है, T3 T4, ठीक है, T1 T2 T3 T4। तो ये चारों में से कोई एक थ्रेड ही सिंक्रोनाइज्ड मेथड के अंदर एंटर करेगा क्योंकि मेथड स्टैटिक है। अभी जो लॉक अवेलेबल होगा, इस ऑब्जेक्ट के लिए भी कोई लॉक नहीं बनेगा, इसको भी कोई लॉक प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। अभी लॉक इस कस्टमर क्लास के लिए बनेगा, सॉरी, अभी लॉक इस बैंक क्लास के लिए बनेगा। ये जो बैंक क्लास है इसके लिए एक लॉक बनेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं बैंक हैज़ अ 1 लॉक, ठीक है। अभी क्लास बैंक के लिए लॉक बन रहा था। स्टैटिक मेंबर को वैसे भी ऑब्जेक्ट से कोई लेना देना नहीं होता, तो अभी स्टैटिक सिंक्रोनाइज्ड मेथड है तो एक थ्रेड ही एंटर करेगा एट अ टाइम। यहाँ पे एरर्स को पढ़ो। नॉन स्टैटिक वेरिएबल बैलेंस कैन नॉट बी रेफरेंस्ड फ्रॉम अ स्टैटिक कॉन्टेक्स्ट। अगर हम इस वेरिएबल को स्टैटिक बना भी देते हैं फिर भी हमें एक एरर मिलेगा। पहले हम आपका डाउट क्लियर करने के लिए स्टैटिक में ही दिखा देते हैं। चलो, हमने स्टैटिक बना दिया। स्टैटिक वेरिएबल स्टैटिक मेथड के पास एक्सेस होना चाहिए। कंपाइल कर रहे हैं हम। अभी देखो ये मेन एरर है, ये मैं आपको समझाना चाहता हूं। रन इन बैंक कैन नॉट इम्प्लीमेंट्स रन इन रनेबल, तो इस लाइन के लिए एरर बोल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, ओवरराइडिंग मेथड इज स्टैटिक। मैं आपको एक बात बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। ये जो स्टैटिक मेथड होता है ना, किसी भी स्टैटिक मेथड को ओवरराइड नहीं कर सकते हम। तो ये रन मेथड थ्रेड क्लास का मेथड है, तो ये तो पहले से ही हम इस मेथड को यहाँ पे ओवरराइड कर ही रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। अभी तक तो हम ओवरराइड ही किए थे। तो अगर हम इस ओवररिडन मेथड को स्टैटिक बना देते हैं तो इसका मतलब अभी हम इसे ओवरराइड नहीं कर पाएंगे, इसीलिए एरर बोल रहा। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, सिंपल सा सॉल्यूशन है। यहाँ पे इसका नेम हम चेंज कर देते हैं। मान लो हम विथड्रॉ मेथड बनाए हैं, ठीक है। ये स्टैटिक रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। इन वेरिएबल्स को स्टैटिक नहीं भी रखेंगे तो भी चलेगा, पर रहने देते, कोई दिक्कत नहीं है। स्टैटिक मेथड स्टैटिक वेरिएबल तभी होगा, ठीक है। अभी रन मेथड के बिना तो थ्रेड कुछ काम करेगा नहीं, क्योंकि थ्रेड को जो भी जॉब देना होता है रन मेथड में ही देना होता है। तो रन मेथड का काम अभी थोड़ा सा है। वो काम क्या है, इस विथड्रॉ मेथड को कॉल करना। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये एक स्टैटिक मेथड है, तो इससे हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं।
इस तरह से। अभी मल्टी थ्रेडिंग का कंप्लीट सॉल्यूशन आप यहाँ पे देखेंगे। एक इंसान को पैसे मिला, उसके बाद जैसे ही राजू ने पैसा निकाला, राजू कितना पैसा निकाल रहा है, 5,000 निकाल रहा। बैंक में कितना पैसा है, 5,000 है। तो जब 5,000 निकाल लिया तो बैंक में क्या बचा, 0 रुपया बचा, यहाँ पे माइनस हो गया। उसके बाद जब ये तीनों एक एक करके आए बाद में निकालने के लिए, तो इनको बोला गया कि बैंक में पैसा नहीं है। तो ये सिंपल सा सॉल्यूशन था। अभी क्या हुआ ना, हमारे प्रोग्राम में एक लॉक है, वो भी इस क्लास के लिए है, ऑब्जेक्ट के लिए अभी लॉक नहीं बना है। तो एक लॉक को एक बार में एक थ्रेड ही ले सकता है। या तो T1 यहाँ पे आया होगा, अभी तो फिलहाल T1 ही आया है, तभी तो राजू ने पैसे निकाले, पर T2 भी आ सकता है, T3 भी आ सकता है, T4 भी आ सकता है, लेकिन एक बार में एक थ्रेड ही आएगा, क्योंकि अभी हमारे पास एक लॉक है, वो भी क्लास बैंक के पास। तो अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया हो मल्टी थ्रेडिंग का, तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस प्रोग्राम का स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो।